Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Hobbes theory of sovereignty. होब्स का संप्रभुता का सिद्धांत, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम होब्स के बारे में और होब्स के अन्य विचारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम होब्स की थ्योरी ऑफ सोवेनिटी यानी संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। होब्स आधुनिक संप्रभु राज्य के पिता के रूप में क्यों माने जाते हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। होब्स का प्रभु सत्ता का सिद्धांत सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सामाजिक समझौते के बारे में भी डिस्कस किया था कि सामाजिक समझौता कैसे हुआ था। तो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप ही होब्स का जो प्रभु सत्ता का सिद्धांत है वो अस्तित्व में आया। होब्स ने सबसे पहले अपार और असीम शक्तियुक्त संप्रभु का वर्णन किया है जो कि पूरी तरह से निरंकुश है। होब्स प्रभु सत्ता का प्रबल समर्थक है। होब्स के समान अन्य किसी विद्वान ने उससे पहले प्रभु सत्ता की असीमित प्रकृति का वर्णन नहीं किया। आधुनिक अर्थ में होब्स ने ही प्रभु सत्ता को विस्तृत व्याख्या करके एक नया सिद्धांत पेश किया। इसलिए होब्स ही वे पहले विचारक हैं जिन्होंने प्रभु सत्ता की असीमित प्रकृति का वर्णन किया है और प्रभु सत्ता की विस्तृत व्याख्या की है और एक नया सिद्धांत दिया है। आधुनिक अर्थ में प्रभु सत्ता का अर्थ है कानून बनाने और उसका प्रशासन करने के लिए राज्य का अनियंत्रित और सर्वोच्च अधिकार, जिससे राज्य को पूरा निग्रह बल प्राप्त है। आधुनिक युग में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रभु सत्ता है, क्योंकि इसके कारण ही राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों और व्यक्ति समुदायों को आदेश देने के लिए और उनका पालन करवाने की शक्ति रखते हैं। प्रभु सत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह परम शक्ति है जो कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह प्रजा के ऊपर राज्य की मौलिक निरंकुश और असीमित शक्ति है। होब्स के अनुसार संप्रभु वह व्यक्ति है जिसको एक विशाल जन समूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना प्रभु बना लिया है कि वह उनकी सुरक्षा और शांति के लिए उन सबकी शक्तियों और साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। तो होब्स के अनुसार संप्रभु कौन है? संप्रभु है वह व्यक्ति जो कि एक पूरे जनसंख्या पर अपने इच्छा से एक दूसरे से समझौता करके, पूरी जनसंख्या ने अपने इच्छा से एक दूसरे से समझौता करके बनाया है। इस उद्देश्य से बनाया है कि वो उनकी रक्षा और शांति के लिए कार्य करेगा। अब हम होब्स ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया है उसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संप्रभुता के सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता है संप्रभु सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है। होब्स का जो संप्रभु है वो सर्वशक्तिमान है। राज्य की सारी सर्वोच्च शक्ति उसी में केंद्रित है। वह कानून का निर्माण करता है, उसकी व्याख्या करता है और साथ ही साथ उसे लागू भी करता है। होब्स के संप्रभु में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियां हैं। उसे युद्ध और शांति की घोषणा करने का भी अधिकार है। सिक्का बनाना, संपत्ति का हस्तांतरण करना, परमाधिकार का प्रयोग करना या उन्हें हस्तांतरित कर देने का उसे पूरा अधिकार है। इस हस्तांतरण से उसकी संप्रभुता में कोई कमी नहीं आती। वह पद सम्मान में भी सर्वोच्च है, वह यश का स्रोत है और उसके समान अन्य कोई सर्वोच्च शक्ति भी नहीं है। तो इस प्रकार होब्स का संप्रभुता सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, उससे ऊपर कोई नहीं है। दूसरी विशेषता है संप्रभु समस्त विधियात्मक कानूनों का स्रोत है। होब्स की संप्रभुता कानूनी संप्रभुता है। कानून का निर्माण करने की शक्ति संप्रभु के पास है। वह समस्त विधियात्मक कानूनों का स्रोत होता है। कानून संप्रभु का आदेश है और संप्रभु संसद को बनाने की आज्ञा दे सकता है। होब्स का सिद्धांत सत्ता की केंद्रीकरण पुरजोर देता है। कानूनों की विरल धारा संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति से ही निकलती है। तीसरी विशेषता है संप्रभु अदंडनीय है। संप्रभु सर्वशक्तिमान है। संप्रभु जनता के हित में कानून बनाता है। वह कभी भी गलत नहीं करता, इसलिए उसे दंड देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि अवांछित कार्य हो भी जाए तो उसके लिए जनता ही दोषी है, इसलिए जनता को ही दंड दिया जाना चाहिए। संप्रभु तो अदंडनीय है, उसे दंड नहीं दिया जा सकता। चौथी विशेषता है
संप्रभु अनुत्तरदायी है, वह अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि समझौता जो है वो प्रजाजनों के बीच में हुआ था और संप्रभु समझौते का कोई पक्ष ही नहीं है। संप्रभु तो समझौते में शामिल ही नहीं था। इसलिए प्रभु सत्ता संपन्न शासक द्वारा समझौते का उल्लंघन नहीं हो सकता। समझौते का पालन करना ही न्याय है और प्रभु सत्ता संपन्न शासक अन्याय नहीं कर सकता। संप्रभु अपने कार्यों के लिए किसी भी प्रकार से किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। पांचवी विशेषता है संप्रभुता नागरिक समाज का एक अनिवार्य अंग है। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य राज्य तत्व है। इसके अभाव में नागरिक समाज की कल्पना करना असंभव है। संप्रभुता और राज्य की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना असंभव है। जहाँ नागरिक समाज होगा वह संप्रभुता भी होगी, अन्यथा इसके अभाव में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए संप्रभुता केवल नागरिक समाज का ही अनिवार्य अंग है। छठी विशेषता है संप्रभुता अपरिवर्तनीय है, इसे बदला नहीं जा सकता। समझौते के द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अपना प्रभु स्वीकार करने के बाद उसकी स्वीकृति के बिना उसके राजत्व को इनकार नहीं कर सकते हैं। समझौते द्वारा जनता से क्रांति का अधिकार छीन लिया जाता है। व्यक्ति समझौते का अंत करके उस भयंकर प्राकृतिक अवस्था में वापस नहीं जा सकते। सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नियम विरुद्ध घोषित किया जाता है। इसलिए संप्रभुता को बदला नहीं जा सकता। इसलिए होब्स का जो संप्रभु है वो असीमित और निरंकुश है। सातवीं विशेषता है युद्ध और शांति का निर्णायक है। संप्रभु युद्ध और शांति का निर्णायक भी होता है। संप्रभु को अन्य राज्यों से अपनी इच्छानुसार युद्ध, शांति और समझौते के मार्ग अपनाने का अधिकार है। संप्रभु अपनी इच्छा से युद्ध में अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसलिए संप्रभु युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक है। आठवीं विशेषता है संप्रभु प्रत्येक कानून और न्याय का भी स्रोत है। कानून राज्य या संप्रभु के आदेश होते हैं और लोगों द्वारा किए गए कार्यों में अच्छाई, बुराई, वैधानिकता, अवैधानिकता का निर्णय करने का अधिकार नागरिक कानूनों को है। कानून निर्माण और कानून में परिवर्तन का अधिकार राज्य अर्थात संप्रभु को है, लेकिन उसे कोई बांध नहीं सकता। इसलिए कानून उसके आदेश है। इसलिए संप्रभु ही प्रत्येक कानून और न्याय का स्रोत है। नौवीं विशेषता है संप्रभु को विचारों और लोगों की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। होब्स का संप्रभु असीमित है, उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संप्रभु का लोगों की संपत्ति और विचारों पर भी पूरा नियंत्रण है। वह जिसकी चाहे संपत्ति छीन सकता है और वह लोगों के विचारों पर भी रोक लगा सकता है। 10वीं विशेषता है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। इसे भागों में नहीं बांटा जा सकता और किसी दूसरे को भी नहीं दिया जा सकता। बोंदा की भांति ही होब्स भी संप्रभुता को अविभाज्य मानता है। होब्स कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही शक्तियां एक ही संप्रभु के हाथों में होनी चाहिए। इनका विभाजन असुरक्षा और अराजकता को जन्म देता है। इसलिए होब्स संप्रभुता को अविभाज्य और अदेय मानता है। 11वीं विशेषता है संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। होब्स का संप्रभु समस्त शक्तियों का जन्मदाता है। समस्त अधिकारी उसके द्वारा दी गई शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं। प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति संप्रभु ही करता है। अधिकारियों को पद से हटाने के लिए और उन्हें दंडित करने का अधिकार भी संप्रभु ही रखता है। इसलिए वह सर्वोच्च शक्ति का केंद्र है और प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत भी है। 12वीं विशेषता है संप्रभुता असीमित है। संप्रभु ही कानून का एकमात्र स्रोत है और उसका व्याख्याकार भी है। वह नागरिक कानूनों के अधीन नहीं रहता, क्योंकि संप्रभु का आदेश नागरिक कानून है और स्वयं संप्रभु पर उसका आदेश लागू नहीं हो सकता। होब्स कहता है कि राज्य के लिए कानूनों का पालन करना आवश्यक नहीं है। प्राकृतिक विधि की व्याख्या संप्रभु ही करता है। इसलिए वह संप्रभु द्वारा आदेशित नागरिक विधि के प्रतिकूल नहीं हो सकती। दैवीय कानून सभी संप्रभु के विधान के प्रतिकूल नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी व्याख्या करने वाला संप्रभु ही होता है। संप्रभु की शक्तियां सीमित हैं, वे कानून से ऊपर है। असीमित शक्तियां हैं और कानून से ऊपर है। उसकी शक्तियों को कानून द्वारा नहीं बांधा जा सकता और न ही उसके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। कानून और नैतिकता ये सभी उसकी इच्छाएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रभु की शक्तियां असीमित है। ये थी होब्स के संप्रभुता के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। अब हम संप्रभु के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे कि संप्रभुता जिसको प्राप्त है वो संप्रभु क्या क्या अधिकार और क्या क्या कर्तव्य रखता है। संप्रभु के अधिकार वे अधिकार हैं जो उसे समझौते द्वारा प्राकृतिक मनुष्य ने समर्पित किए हैं। संप्रभु के अधिकारों की सीमा का निर्णय मनुष्य खुद नहीं कर सकता, बल्कि प्रकृति ही करती है।
संप्रभु के कुछ अधिकार उसके कर्तव्य भी हैं। उसके पहले 3 अधिकार उसके कर्तव्य भी हैं। इस प्रकार है कानून बनाने का अधिकार। यह अधिकार संप्रभु का सबसे बड़ा अधिकार है। राज्य को कानून बनाते समय इनको समान क्रियान्वित करने का कर्तव्य भी होता है। कानून बनाते समय संप्रभु का एक कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे कानून बनाए जिससे अधिक से अधिक या लगभग सभी जनता के हितों की पूर्ति होती हो। इस प्रकार जो कानून बनाने का अधिकार है वो संप्रभु का अधिकार भी है, साथ ही साथ संप्रभु का कर्तव्य भी है। दूसरा है अधिकार और कर्तव्य, कानूनों की व्याख्या और उसको क्रियान्वित करना। संप्रभु का अधिकार है कानूनों की व्याख्या करना और उसको लागू करना, और यही अधिकार उसका कर्तव्य भी है। उसके द्वारा निर्णय करने, उस निर्णय को उचित रूप से दंड द्वारा क्रियान्वित करने का अधिकार और कर्तव्य भी संप्रभु का ही है। कानूनों को लागू करने की बाध्यकारी शक्ति संप्रभु के पास ही होती है। कानूनों को क्रियान्वित करवाने का कर्तव्य संप्रभु का होता है। तीसरा कर्तव्य है नीति निर्माण का आधार। इस अधिकार द्वारा संप्रभु को शासन करने और शासित लोगों की जीवन सुरक्षा के लिए नीति निर्धारित करने का भी अधिकार है। जन कल्याण के लिए नीति निर्माण करना उसका कर्तव्य भी है। शासक को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिनसे अधिकतम कल्याण हो। अब हम देखते हैं कि जो संप्रभु है उसका विरोध कब कैसे सिचुएशन में किया जा सकता है। तो सर्वशक्तिमान जो संप्रभु है वो संप्रभु होने के बावजूद भी होप्स उस पर कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था भी करता है, संप्रभु पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। होप्स ने कहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में संप्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। यद्यपि होप्स ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान, अविभाज्य, अखंड और अदेय माना है, फिर भी उसने कहा है कि यदि संप्रभु किसी व्यक्ति को अपनी दया करने, अपना अंग भंग करने, अपने आक्रमणकारियों का विरोध करने या जीवन को कायम रखने वाली वस्तुओं का प्रयोग न करने का आदेश देता है तो हम संप्रभु का विरोध कर सकते हैं। जो मानव है जिन्होंने समझौता करके संप्रभु को बनाया था वो ऐसे सिचुएशन में संप्रभु का विरोध कर सकते हैं। होप्स कहता है कि यदि संप्रभु व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को, आत्मरक्षा और स्थायित्व के अधिकार को छीनता है तो उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करना जनता के लिए आवश्यक बन जाता है, क्योंकि जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए ही संप्रभु को बनाया था और संप्रभु ही यदि उनका ये अधिकार छीनेगा तो जनता विद्रोह उसके खिलाफ कर सकती है। होप्स ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया है उसकी आलोचनाएं भी की गई हैं, तो अब हम उन आलोचनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली आलोचना है कि होप्स के संप्रभु की निरंकुशता जो है वो अतार्किक है। होप्स ने निरंकुश संप्रभु का सिद्धांत दिया है, उसका शासक सर्वशक्तिमान है और प्रजा को उसको विरोध करने का अधिकार नहीं है। होप्स एक तरफ तो शासन को निरंकुश बनाता है और दूसरी तरफ उस प्रतिबंधों की भी व्यवस्था करता है। प्रतिबंधों से युक्त शासक निरंकुश हो ही नहीं सकता। जिस पर कोई प्रतिबंध लगा गया तो वो निरंकुश कैसे रहा? निरंकुश का तो यही अर्थ है ना कि उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, लेकिन उस पर अंकुश ही लगा दिया गया तो वह निरंकुश कैसे हो सकता है? यदि ऐसा है तो संप्रभु का निरंकुशता का क्या अर्थ है? यदि प्रजा को विद्रोह का अधिकार है तो संप्रभु को निरंकुशता देना, संप्रभु की ये निरंकुशता की धारणा अतार्किक है, बिल्कुल इलॉजिकल है। इसलिए यह सिद्धांत अतार्किक प्रतीत होता है। दूसरी आलोचना है कि संप्रभुता का जो ये सिद्धांत होप्स ने दिया है ये अव्यवहारिक है। होप्स ने संप्रभु को इतनी सीमित, निरंकुश और अमर्यादित शक्तियां दी हैं, इस सिद्धांत को अव्यवहारिक बना दिया है। वर्तमान लोकतंत्रीय राज्यों में होप्स के सिद्धांत का कहीं भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए आधुनिक युग में यह सिद्धांत पूर्णतः अव्यवहारिक है, इसको व्यवहार में नहीं अपनाया जा सकता। तीसरी आलोचना है व्यक्तियों की दुष्ट प्रवृत्तियों पर अंकुश हेतु निरंकुश शासक ही आवश्यक नहीं है। यदि व्यक्ति कोई दुष्ट कार्य करते हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि निरंकुश शासक ही हो। होप्स ही कहता है कि मनुष्य पाश्विक प्रवृत्तियों का स्वामी है, उसकी पाश्विकता पर रोक लगाने के लिए शक्तिशाली निरंकुश संप्रभु ही आवश्यक है। लेकिन इतिहास में ऐसे बहुत से शासक हुए हैं जिन्होंने अपने उदार, धार्मिक और शुभ चिंतन के द्वारा दुष्ट प्रजाजनों पर शासन किया है। प्रजा पर शासन करने के लिए प्रजा का दिल जीतना आवश्यक होता है, न कि उन्हें डराना धमकाना। इसलिए प्रजा पर शासन करने के लिए निरंकुश शासक की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी आलोचना है इस सिद्धांत में विरोधाभास है।
होब्स ने संप्रभु की शक्ति का आधार और उद्देश्य व्यक्ति को आत्मरक्षा प्रदान करना बताया है और शांति के अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समझौता किया है। यदि संप्रभु व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति को संप्रभु के आदेशों का विरोध करने का भी अधिकार है। एक तरफ तो होब्स संप्रभु को सर्वशक्तिमान और निरंकुश बताता है और दूसरी तरफ उस पर प्रतिबंध भी लगाता है, तो यह विरोधाभास का प्रमुख आधार है। इसलिए इस सिद्धांत में विरोधाभास है और परस्पर विरोधी तत्वों के समावेश के कारण ही इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। पांचवी आलोचना है आत्म त्याग मानव प्रकृति से मेल नहीं खाता है। होब्स ने कहा है कि मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही अपने जीवन और स्वतंत्रता के इस अधिकार को एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को सौंप दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि मानव स्वभाव जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत होता है। मानव सदा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है। वह कभी भी अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे को नहीं सौंपेगा। मानव का अपनी इच्छानुसार त्याग करना उसकी मूल प्रकृति के विपरीत है। इस प्रकार जो ये आत्म त्याग होब्स ने बताया है ये मानव की प्रकृति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। छठी आलोचना है होब्स के अनुसार शक्ति ही न्याय का आधार है। होब्स संप्रभु को सर्वशक्तिमान मानता है और शक्ति का प्रयोग ही न्याय है ये बताता है। बिना नियंत्रण की शक्ति जब न्याय का स्रोत बन जाती है तो वह सर्वविनाशी हो जाती है। संप्रभु का निर्माण होब्स ने अनुत्तरदायी शासन के लिए किया है। यह कितनी भयंकरता है। होब्स संप्रभु के लिए शक्ति का प्रयोग अनिवार्य बना देता है। शक्ति का बर्बर प्रयोग गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी शासक ने शक्ति का दुरुपयोग किया है तो उसे जनता का असंतोष ही झेलना पड़ा है। सातवीं आलोचना है होब्स की संप्रभुता अतिशयोक्तिपूर्ण है। होब्स ने जिस निरंकुश संप्रभु को असीमित शक्तियों का स्वामी बनाया है वह व्यवहार में असंभव है। होब्स ने कानून और नैतिकता को भी संप्रभु की इच्छा माना है। यह होब्स की असंभव उक्ति है। ऐसी निरंकुशता को मृत्युशील देवता में ही हो सकती है। ऐसी निरंकुशता तो होब्स ने जो निरंकुश संप्रभु की कल्पना की है वो बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है। आठवीं आलोचना है शक्ति और भय पर आधारित सिद्धांत है। होब्स का ये संप्रभुता का सिद्धांत शक्ति और भय पर आधारित है। होब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार विवेक के कारण दिया है। उन्होंने संप्रभु को तो सर्वशक्तिशाली बना दिया लेकिन खुद के पास कुछ भी नहीं रखा। यदि संप्रभु कोई कार्य करता है तो जनता उसके विरोध में भी नहीं जा सकती। यदि प्रजा विद्रोह करेगी तो वापस से प्राकृतिक अवस्था के दुखदायी वातावरण में उसे लौटना पड़ेगा। यही भय शासक की प्रमुख शक्ति है। इसलिए संप्रभु और व्यक्ति के बीच में शक्ति और भय का संबंध है। समस्त जनता भय के कारण ही शासक की आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार के संबंध में राज्य में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। होब्स ने शक्ति और भय के साथ जोड़कर राज्य के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राज्य की शक्ति का आधार प्रेम, विश्वास और सहयोग है, न कि भय और शक्ति। नौवीं आलोचना है वास्तविक सरकार का समर्थन। होब्स का संप्रभु का सिद्धांत वास्तविक सरकार का समर्थन करता है। यह सरकार न्यायी हो चाहे अन्यायी हो, सही हो या गलत हो, उन्होंने शक्ति और अधिकार को अभिन्न मांगा है। इस सिद्धांत के आधार पर कोई भी आतियाई शासक अन्यायपूर्ण साधनों से सरकार की बागडोर अपने हाथों में ले सकता है। आलोचकों का यह कहना है कि होब्स ने लेवियाथन पुस्तक निर्दयी क्रूर शासक क्रामवेल की सत्ता का समर्थन करने के लिए लिखी थी। होब्स के टाइम में एक क्रूर शासक था क्रामवेल और उसकी सत्ता का समर्थन करने के लिए ही, वास्तविक सरकार का समर्थन करने के लिए ही होब्स ने लेवियाथन पुस्तक में अपने संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। होब्स के संप्रभुता संबंधी विचार उस समय के सबसे क्रांतिकारी विचार हैं। उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। लोगों का ध्यान आकर्षित करने का क्रामवेल की सत्ता का समर्थन करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपयोगी अन्य सिद्धांत नहीं था। लोग क्रामवेल की सत्ता का समर्थन करें, इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होब्स ने अपना यह सिद्धांत दिया। होब्स ने स्पष्ट किया है कि जब भी कोई समाज राजनीतिक विघटन, अशांति या अराजकता के दौर से गुजर रहा हो तो समाज के एक आदर्श के रूप में संप्रभु के पास सर्वोच्च और असीमित शक्ति का होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में संप्रभु जनता को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसलिए होब्स के संप्रभुता सिद्धांत का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु ही गृह युद्ध या अराजकता की स्थिति में राजनैतिक समाज को उभार सकता है। तो ये था होब्स का संप्रभुता का सिद्धांत। होब्स ने अपने संप्रभुता का सिद्धांत वास्तविक सरकार का समर्थन करने के लिए दिया है और उसने शासक की
सत्यां भी ऐसे मिथ बताई हैं और उसे निरंकुश शासक माना है। लेकिन उसके इस सिद्धांत में विरोधाभास भी है, क्योंकि एक तरफ तो वो शासक को निरंकुश बताता है और दूसरी तरफ जनता को विद्रोह का अधिकार भी देता है। आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि उसका ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।